ओके दोस्तों, तो एंगुलर एसएचएम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी। पहला क्या बोला है, दो अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग के सहारे हमारा दो आइडेंटिकल बॉल को लगाया हुआ है। दोनों बॉल का मास मान लो m है, ठीक है। ए और बी दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ए जो धागे से लटका हुआ है उसका लेंथ दिया हुआ है l। मैंने अब क्या किया, ए वाले को लेफ्ट की तरफ ले गया है बाय एन अमाउंट ऑफ थीटा नॉट और उसको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये जाके टकराता है बी में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। और बी जो है वो मेरा अगर 2 थीटा नॉट अमाउंट से स्विंग करता है तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कितना होने वाला है। अच्छा, ध्यान देना, व्हाट विल हैपन, ए पहले थीटा नॉट से यहां पर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कोलाइड करेगा विद सम वेलोसिटी v, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉल है तो इसका मास और इसका मास इक्वल होने के कारण और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होने के कारण ए हमारा मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा एंड बी विल स्टार्ट टू स्विंग विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, बी यहां से यहां पर जाएगा मैक्सिमम पोजीशन में 2 थीटा नॉट, इट विल कम बैक, तब तक ए स्टेशनरी रहेगा एंड देन इट विल अगेन कोलाइड ए, और ए को कोलाइड करके ये वापस सेम वेलोसिटी पाने के कारण वो थीटा नॉट हमारा स्विंग करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, ये वाले क्वेश्चन का 3 पार्ट है, तो 4 पार्ट है बेसिकली। यहां पर जब मैं थीटा नॉट से छोड़ूंगा ए वाले को, ये ए स्विंग करके इस वाले पॉइंट पर आएगा, ए का यहां से यहां तक का सफर, राइट। और यहां पर उस टाइम पे उसका वेलोसिटी होगा v। उसके बाद b जो होगा वो यहां से अपना जर्नी को चालू करेगा और फाइनली यहां पर आ जाएगा। ये v से अपना जर्नी को चालू करेगा 2 थीटा नॉट का स्विंग के साथ, ठीक है। यहां पर ये मोमेंटरीली रेस्ट पर आएगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन, दिस इज फॉर बी। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, इसी में ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये वापस यहां से यहां तक जाएगा एंड फॉर द फोर्थ पार्ट, यहां पर ये वापस v से इस तरफ आ जाएगा। यहां पर भी v दिया था, फिर वापस a को यहां पर v मिल जाएगा। So this will be the parts of SHM. So basically ध्यान दो, half the time A is swinging and rest B, बाकी जगह पे पी स्विंग करें, हाफ द टाइम मतलब आधा मोशन में, ठीक है। टाइम इक्वल होगा उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। अच्छा, बी वाले का लेंथ को अगर मैं एल डैश बोलता हूं, सो टाइम पीरियड ऑफ फ्री स्विंग ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू T1, that will be 2 pi under root L by G, ठीक है। and time period of free swing of B T2, 2 pi under root L dash by G। बट इसका आधा इमोशंस तो हो पा रहे हैं क्योंकि बाकी जगह पर तो ये स्टेशनरी है बाकी टाइम के दौरान। तो जो हमारा टोटल टाइम पीरियड T रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2,
यानी पाई बाई रूट जी रूट ओवर एल प्लस रूट ओवर एल डैश। तो ये वाले क्वेश्चन में अब एक ही चीज बच गया है, दैट इज टू फाइंड एल डैश। हमें एल डैश जो है वो हमें फाइंड करना है, केवल वही वाला गेम तो हमारा है, बाकी कोई भी चीज को लेके हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फार सो गुड, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे एल डैश? ध्यान देना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए that must be equals to maximum potential energy of B। A का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और B का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो डेफिनेटली हमारा सेम होना पड़ेगा। सो इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल लेता हूं, what I can see is L into 1 minus cos theta naught, that will be equals to L dash into 1 minus cos 2 theta naught। ठीक है, बस सेम हाइट पर तो चढ़ना चाहिए। और वो हाइट कैसे ये लिखा हूं ये अब नहीं बताने वाला हूं, सर्कुलर मोशन में 1,00,000 बार कम से कम हो चुका है, अब मैं उसको लेकर दिमाग नहीं लगाने वाला हूं, क्योंकि थीटा स्मॉल है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि कॉस थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एल डैश इंटू 2 थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास जो आ जाएगा, दिस इज गॉन, सो एल डैश विल बी इक्वल्स टू L by 2। L डैश का वैल्यू जो है वो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, L by 2, राइट। सो अब इसको सिंपली यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की देर है, तो रूट ओवर L जो है वो हमारे सॉरी L by 4, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी स्क्वायरिंग करना भूल गया था। अब सिंपली यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट L by 2, तो T मेरे पास आ जाएगा पाई बाई रूट जी रूट एल प्लस रूट एल बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 अंडर रूट एल बाई जी। सो दैट इज गोइंग टू बी द टोटल टाइम पीरियड ऑफ मोशन, एंड दैट इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। ए का जो टाइम पीरियड होगा वही बी का टाइम पीरियड होगा, दोनों में कोई डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली हमारा नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहां पर एक ही पॉइंट से दो हमारा बॉब इस तरीके से लटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, one of length 4L and another of length L. They are released from the rest from the position shown. Then we have to calculate the time when the string becomes parallel for the first time. If alpha equals to beta, or second case में beta equals to 1.5 alpha. So these are the cases that we have to see. तो दोस्तों यहां पर हम किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है, क्या विचार है इसके बारे में। दोस्तों ध्यान दो, ये वाले का जो टाइम पीरियड है वो अगर मैं T1 बोलता हूं और इस वाले को अगर मैं T2 बोलता हूं, T1 equals to 2 pi under root 4L by G under root L by G, and T2 is 2 pi under root L by G। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है T1 is equals to 2T2। That is what I can write.
अब सबसे पहले ये वाले केस पर आते हैं, जो when alpha is equals to beta. When alpha is equals to beta. अच्छा, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होने पर क्या होगा? देखो, ये तो मेरा तेजी धीरे धीरे स्विंग करेगा, लेकिन ये वाला मेरा तेजी से स्विंग करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पहली बार दोनों का स्ट्रिंग पैरेलल होगा, हम बिना कुछ दिमाग लगाए एक चीज तो बोल सकते हैं, जो 4L वाला मेरा इस पोजीशन में होगा, इस तरीके का वेलोसिटी में होगा, ये वाला एंगल को थीटा बोल दो जब मीट कर रहा है, और जो मेरा L वाला है वो मीन पोजीशन को पार करके जा चुका है और इस तरीके से जाने वाला है। अच्छा, पहले वाले का अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं A1, इसको मैं लीनियर पे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, सो A1 विल बी 4L अल्फा, और दूसरे वाले का जो एम्पलीट्यूड है A2, दैट विल बी L बीटा। बीटा और अल्फा तो इक्वल है, तो इसको भी L अल्फा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों का एम्पलीट्यूड होगा, राइट। मतलब बेसिकली मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं एज द लीनियर एसएचएम, क्योंकि हम जानते हैं जो सिंपल पेंडुलम पे हम लीनियर एसएचएम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर लेफ्ट टुवर्ड्स राइट ये पार्टिकल आ रहा है, तो ओमेगा तो हम पॉजिटिव रखेंगे। x विल बी इक्वल्स टू a, दैट इज 4L अल्फा साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस phi 1, ये मेरा x1 होगा। नाउ इसको अगर मैं देखूं, t इक्वल्स टू 0, x1 जो है वो है मेरा -4L अल्फा, सो साइन phi 1 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो phi 1 जो होगा दैट विल बी -π/2, और -π/2 यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं, तो x1 जो हमारे पास आएगा that will be -4L alpha cos of omega 1t। ये मेरा जेनरिक मोशन होगा जो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड अगेन फॉर राइट x2 L अल्फा इंटू साइन ऑफ, यहां पर गलती मत करना, ये t इक्वल्स टू 0 पे टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, तो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर, माइनस ओमेगा 2t प्लस phi 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो t इक्वल्स टू 0 पर x2 जो है वो है मेरा L अल्फा, तो साइन phi 2 मेरा 1 है, तो phi 2 जो है वो मेरा हो जाएगा π/2, और इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास x2 का वैल्यू आएगा L अल्फा कॉस ओमेगा 2t। ठीक है। अच्छा, जब ये मीट करेगा, ध्यान दो, इसका x होगा -4L थीटा, इसका x होगा -L थीटा, ये होगा -4L थीटा, ये होगा -L थीटा। तो when they meet क्या होगा? मान लो t को t0 पे मीट करता है, सो व्हाट आई कैन राइट इज -4L थीटा -4L अल्फा
cos omega 1 t naught. So cos of omega 1 t naught, that is equals to theta by alpha. And then यहां पर दूसरे वाले पे माइनस एल थीटा एल अल्फा ओमेगा 2 टी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 2 टी नॉट माइनस थीटा बाई अल्फा, ये हमारे पास आ गया है, राइट। सो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान देते हैं, वो क्या है? अच्छा, T1 अगर 2T2 है तो ओमेगा 2 जो होगा दैट विल बी 2 ओमेगा 1। ओमेगा 2 जो है वो मेरा 2 ओमेगा 1 है। सो सिंपली एक चीज ध्यान दो, सिंपली एक चीज यहां पर अभी ध्यान दो, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव जो है वो आ चुका है, ये अच्छी बात है, वरना जेनरिक सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं। चलो जेनरिक कर लेते हैं। ओमेगा 2 2 ओमेगा 1 है तो कॉस ऑफ ओमेगा 2 टी नॉट दैट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2 ओमेगा 1 टी नॉट, सो दैट इज 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 टी नॉट माइनस 1। ठीक है, सो माइनस थीटा बाई अल्फा 2 थीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 0। So 2 theta गड़बड़ हो गया, क्या? दैट इज 0। सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू अल्फा बाई 2। थीटा जो है वो है मेरा अल्फा बाई 2, एंड वहां पर अगर हम पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा, किसी भी एक में पुट कर दो, कॉस ओमेगा 1 टी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम इसमें एक्यूट एंगल का सॉल्यूशन लगाएंगे, तो ओमेगा 1 टी नॉट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 6, एंड ओमेगा 1 का जो वैल्यू है उसको अगर हम ध्यान दें तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट जी बाई 4L, अंडर रूट जी बाई 4L। सो अंडर रूट जी बाई 4L इंटू टी नॉट दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो टी नॉट हो जाएगा पाई बाई 6 into 2 root over L by G, that is equals to pi by 3 into root over L by G. And similarly it can be done for when beta equals to 1.5 alpha. When beta is equals to 1.5 alpha, बाकी तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बाकी पूरा एनालिसिस जो है वो हमारा एग्जैक्टली सेम आने वाला है। ध्यान देना यहां पर जो होगा वो मेरा केवल और केवल एल बीटा होगा, एल अल्फा के बदले, तो बाकी मेरा यहां पर एल बीटा आएगा, जब ये मीट करेगा तो ये मेरा एल थीटा आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहां पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कॉस ओमेगा 1 टी नॉट थीटा बाई अल्फा and cos omega 2 t naught
माइनस थीटा बाई बीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पर जो मेरे पास इक्वेशन आएगा माइनस थीटा बाई 1.5 अल्फा 2 थीटा बाई 3 अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो 2 थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2 अल्फा थीटा बाई 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंपली फाइंड थीटा एंड पुट द सॉल्यूशन। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। यहां पर मेरे ख्याल से श्रीधराचार्य लगने वाला है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो 6 थीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा थीटा माइनस 2 अल्फा थीटा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अल्फा हमारे पास, थीटा हमारे पास आने वाला है माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 72 प्लस 72 अल्फा स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। माइनस साइन तो फर्जी है, तो ये मेरा प्लस साइन जो है वही मेरा काम का है। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 76 में से एक बाहर कर लो, रूट 19 माइनस 1 बाई 6 इंटू अल्फा। तो ये जो है वो मेरे पास थीटा बाई अल्फा आ जाएगा। एंड ना उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा ओमेगा 1 जी बाई 2 रूट एल, ओमेगा 1 दैट इज 1 बाई 2 रूट ओवर जी बाई एल टी नॉट, एंड यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी कॉस इनवर्स रूट 19 माइनस 1 बाई 6, एंड सिंप्लीफाइंग द वैल्यू ऑफ टी नॉट टू गेट द आंसर। उस पर मैं दिमाग नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन इतना ज्यादा दिमाग के दही करना पड़ा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस था। मैं एक चीज लिख रहा हूं और बाद में मैं सॉल्व करूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द फेजर, कैन बी सॉल्व्ड very easily using phasor। मैं डिटो क्वेश्चन को वहां पर उठाने वाला हूं जब मैं उसको कराऊंगा, बट दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी वेरी इजीली सॉल्व्ड यूजिंग द फेजर। बिना कोई दिमाग के दही लगाए हम ये वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो मास है m और m, जो दो धागे के सारे लटका हुआ है, सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, और जो मेरा g है वो मेरा इस डायरेक्शन में है, और दूसरे केस पर भी सेम है, ठीक है। पहले केस में दोनों के बीच में आइडियल स्प्रिंग लगा हुआ है, और दूसरे वाले केस पे आइडियल कॉर्ड, इलास्टिक कॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है k। अच्छा, पहला पार्ट ये है, जो फिगर बी को छोड़ दो, फिगर ए में पहले केस में दोनों बॉल को एक तरफ लेकर आया और साथ में छोड़ा मैंने इक्वल एंगल से, और दूसरे केस में मैंने इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल एंगल पे स्विंग करवा के छोड़ा। तो किस केस पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा और किस पीरियड में कम होगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान दो, पहले वाले पार्ट के लिए मैं अगर बात करूं, इन फर्स्ट केस spring will always be relaxed। स्प्रिंग तो हमारा हमेशा ही रिलैक्स पोजीशन पे ही रहने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सो ओनली mg provides
रेस्टोरिंग टॉर्क, केवल और केवल mg जो है वो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। नाउ इन सेकेंड केस both mg and spring force provides restoring torque। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा अल्फा 1 होगा एंगुलर एक्सीलरेशन पहले वाले केस के लिए, that is going to be lesser than alpha 2। दूसरे वाले केस पे एंगुलर एक्सीलरेशन डेफिनेटली ज्यादा आएगा, ठीक है, फॉर सेम थीटा, फॉर सेम थीटा, क्योंकि वहां पर mg का कंपोनेंट और स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट दोनों ही तो हमारा टॉर्क प्रोवाइड करेगा और सपोर्टिव पोजीशन पे बैठेगा, या तो स्प्रिंग फोर्स दोनों में ही अगर इस तरफ आ गया है फिर दोनों तरफ कंप्रेसिव है, वो mg को तो हमेशा सपोर्ट करेगा। सो फॉर सेम थीटा अल्फा 1 विल बी डेफिनेटली लेस देन अल्फा 2, सो ओमेगा 1 स्क्वायर विल बी लेस देन ओमेगा 2 स्क्वायर, तो ओमेगा 1 विल बी लेस देन ओमेगा 2, तो T1 will be greater than T2। So in the second case, we are going to have a higher time period, smaller time period as compared to the first one, क्योंकि दूसरे वाले केस पे mg और स्प्रिंग फोर्स दोनों मिलके हमें साथ में रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब बात यह आती है जो हमारा इलास्टिक कॉर्ड और स्प्रिंग वाला केस है, दोनों को मैंने इस तरीके से छोड़ा, सेम एंगल थीटा नॉट से मैंने इलोंगेट करके छोड़ा। तो सवाल यह है, जो इस वाले का टाइम पीरियड अगर T1 है और इस वाले का टाइम पीरियड अगर T2 है, तो T1 बाई T2 का वैल्यू निकालने का ट्राई करो। याद करो एनएलएम से, जो हमारा इलास्टिक कॉर्ड है that acts as an ideal spring in the elongation and slack string during the compression, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले we will do the case of spring, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, बाय सिमेट्री दोनों ही कोई भी इंस्टेंट पे इक्वल एंगल थीटा से वर्टिकल के साथ बेंड रहेगा, या तो दोनों कंप्रेशन पे रहेगा या दोनों हमारा इलोंगेटिव पोजीशन पे रहेगा। बट ध्यान देना, इफ एंगल विथ वर्टिकल इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, तो इलोंगेशन और compression in spring will be equals to L theta. Elongation or compression in the spring, that will be equals to L theta. So मैं किसी भी एक को अगर एनालाइज करूं, मान लो मैंने ये वाले को एनालाइज किया, ये लेंथ L है, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए दिस वन विल बी इक्वल्स टू K इंटू 2L थीटा, K इंटू 2L थीटा, और इस डायरेक्शन पे लग रहा है mg। एंड नाउ इफ आई रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, mg का तो दो कंपोनेंट होगा,
This will be mg sin theta. mg theta. And similarly, spring force also has two components. That will be 2kl theta into cos theta. 2kl theta. Cos theta तो approximately 1 है. So जो हमारा टॉर्क होगा tau 1, that will be mg theta plus 2kl theta into L. ये हमारा टॉर्क होगा. So इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर इंटू अल्फा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली ml स्क्वायर है. That will be simply mg plus 2kl L इंटू थीटा. एक L तो काट के खुश हो जाओ, तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा G बाई L प्लस 2k बाई M इंटू थीटा. सो ओमेगा स्क्वायर विल बी अंडर रूट, ओमेगा जो आ जाएगा अंडर रूट G बाई L प्लस 2k बाई M. सो ये वाले केस पे जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा 1. नाउ अब हम लोग अगर देखेंगे द केस ऑफ इलास्टिक कॉर्ड. Now we have to realize जो हमारा इलोंगेशन पार्ट होगा, जो हमारा इलोंगेशन पार्ट होगा वो तो हमारा एग्जैक्टली सेम होगा. जो हमारा इलोंगेशन पार्ट होगा वो तो हमारा एग्जैक्टली सेम होने वाला है. बट जो हमारा कॉम्प्रेशन पार्ट होगा, जो हमारा कॉम्प्रेशन पार्ट होगा, सो कॉम्प्रेशन वाले पार्ट पे इलास्टिक जो हमारा कॉर्ड है वो हमारा काम ही नहीं करेगा. इट विल बी अ फ्री सिंपल पेंडुलम. सो इलोंगेटिव पार्ट के लिए ओमेगा 1 तो हमारे पास यही रहेगा, दैट विल बी अंडर रूट G बाई L प्लस 2k बाई M. और कॉम्प्रेसिव पार्ट के लिए ये हमारा सिंपली हो जाएगा अंडर रूट G बाई L, क्योंकि कॉम्प्रेशन में तो ये काम ही नहीं करेगा, ये इस वाले पार्ट की तरह काम करेगा, यानी नॉर्मल पेंडुलम की तरह ही तो बिहेव करेगा. कॉम्प्रेशन में तो ये लगेगा जो भाई कुछ है ही नहीं लगा हुआ. सो वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा. तो जो मेरा टोटल टाइम आएगा T2 दैट विल बी पाई बाई ओमेगा 1 प्लस पाई बाई ओमेगा 2. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाई ओमेगा 1 प्लस पाई बाई ओमेगा 2. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है T1 बाई T2. सो T1 बाई T2 विल बी 2 पाई बाई ओमेगा 1 पाई बाई ओमेगा 1 प्लस पाई बाई ओमेगा 2. 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2. ये हमारे पास आ जाएगा. एंड
यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, so that will simply come out to be equals to 2 divided by 1 plus under root 1 plus 2kl by mg. So that will be the value of T1 plus T2, T1 by T2 that we are looking for. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक हॉराइजॉन्टल प्लेन में एक ऐसे सर्कुलर ट्यूब है और उस सर्कुलर ट्यूब में दो बॉल्स है, बहुत छोटे छोटे दो बॉल्स है जो जस्ट फिट है, स्मूथ है, कोई कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। उसके साथ ऊपर से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और नीचे से जो है मेरा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। दोनों स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है वो है मेरा 0.06 पाई मीटर और जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्यूब है वो है मेरा 0.06 मीटर। दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 0.1 न्यूटन पर मीटर है। दोनों बॉल को मैंने इस वाले को ला रहा हूं ए पर और यहां पे ला रहा हूं बी पर, और जो कि एंगल बनाता है हमारा 30 डिग्री। एंड हमारे पास ये 30 डिग्री होने पर, ठीक है, ये 30 डिग्री जब हो चुका है उस पॉइंट से मैंने उसको रिड्यूस कर दिया है। तो सवाल ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा और टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल लेंथ इज इक्वल्स टू पाई आर दोनों का। दैट इंप्लाइज P and Q are mean position of both। ठीक है, तो मान लो जो हमारा बॉल ए है वो कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थीटा बनाता है एंगल, और ये बनाता है, ये भी इस तरफ बाय सिमेट्री थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, सो compression in upper spring, compression in upper spring कितना आ जाएगा? ध्यान देना, that will be equals to r theta into 2। अपर स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो होगा r थीटा इंटू 2, क्योंकि इस वाले के कारण r थीटा का कंप्रेशन होगा, इस वाले के कारण r थीटा का कंप्रेशन होगा, तो टोटल कंप्रेशन जो हो जाएगा वो r थीटा इंटू 2 होगा। एंड उसी लॉजिक से जो हमारा इलोंगेशन इन अपर स्प्रिंग होगा वो भी हमारा लोअर स्प्रिंग होगा, वो भी मेरा 2r थीटा होगा। राइट, सो दोनों का जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा, that spring force will be 2r theta in both। So मैं अगर इस बॉल को एनालाइज करूं, इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा, यहां पर ऊपर से ऐसे 2r थीटा लगेगा और नीचे से ऐसे 2r थीटा लगेगा। सेंटर के अबाउट अगर हम ध्यान दें तो ये रेडियस क्योंकि मेरा r है, तो टॉर्क अबाउट O 2r थीटा इंटू r इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इंटू थीटा। दोनों बॉल पे ये टॉर्क लगने वाला है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I अबाउट O दैट इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। सो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा I इंटू अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क mr स्क्वायर इंटू अल्फा 4r स्क्वायर इंटू थीटा। मैं के कहां पे खा गया हूं, सॉरी मैं के खा गया हूं। लिखने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है मेरे से, सॉरी यार भाई, कंसेप्चुअली बात को समझ लो, लिखने में कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। यहां पर के है आगे, तो ये हो जाएगा 2k r स्क्वायर इंटू,
थीटा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस विल बी 4k आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर स्क्वायर गॉन, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा जो अल्फा इज इक्वल्स टू 4k बाई m इंटू थीटा। ठीक है, सो ओमेगा विल बी 2 अंडर रूट k बाई m। ओमेगा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 अंडर रूट k बाई m एंड k का वैल्यू जो है वो है मेरा 0.1 और m का वैल्यू जो है वो भी 0.1, तो मेरे पास ये सिंपली आ जाएगा 2 rad पर सेकेंड। सो टाइम पीरियड t जो होगा that will be 2 pi by 2, that will be equals to pi second. Pretty simple and straightforward. दोस्तों ध्यान देना, यहां पर लीनियर एसएचएम पे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एसएचएम फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए भी ट्रू है, जबकि थीटा हमारा लार्ज होने के कारण यहां पर हम कॉर्ड और आर्क दोनों का लेंथ को इक्वल मान नहीं सकते हैं, तो लीनियर एसएचएम पे ये अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कैन नॉट बी approximated. This cannot be approximated as linear SHM. ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो हम लोग वहां पे कर पाते हैं पेंडुलम के केस में। रीजन इज वेरी सिंपल, थीटा इज लार्ज। अच्छा, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? एट ए एंड बी ऑल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। सो कंप्रेशन जो आएगा या फिर इलोंगेशन, वो हो जाएगा मेरे पास 2r थीटा। थीटा मेरा वहां पर है पाई बाई 6, 30 मत पुट कर देना, हमें रेडियन पर पुट करना पड़ेगा। थीटा है हमारा पाई बाई 6, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू r 0.06 बाई पाई, सो दैट विल बी 0.02 पाई मीटर। ठीक है, सो एनर्जी E जो आएगा 2 इंटू हाफ k इंटू 0.02 पाई होल स्क्वायर जूल। तो 2 तो कट गया है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? k जो है दैट इज 0.1 into 4 into 10 to the power of -4 pi square joule. So that is 4 into 10 to the power -5 pi square joule. So that is the total energy of the SHM. हाँ, ऑब्वियसली बात है, P और Q पे जब वापस आएगा तो वहां पर तो हमारा पूरा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई बोल सकता है जो उस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, तो उसको मैं 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करूंगा, दोनों का स्पीड डेफिनेटली इक्वल होगा, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया है एंड वहां से हम वी जो है वो निकाल देंगे। काफी सिंपल है। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या बोला है यहां पर? क्या है, मेरा एक लाइट स्ट्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है, जो ये वाला एंगल है वो 3 डिग्री पे उसने किया और एक सिंपल पेंडुलम बनाया, उसका टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड। जो ये स्ट्रिंग से उसने अटैच किया था वो मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है 4 mg। अब क्या किया है, वही वाला स्ट्रिंग है, वही वाला बिड है, उसको उसके बदले एक हॉराइजॉन्टल सर्कल पे गोल गोल घुमा रहा है। तो सवाल ये है, ये जो पीरियोडिक मोशन होगा
उसका मिनिमम टाइम पीरियड हमारा कितना होने वाला है। फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्यों है? बहुत सिंपल बात है, मुझे इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन से ये वाले पे से मैं बोल सकता हूं या नहीं, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, वो है मेरा t। तो सिंपल सी बात है, इसको काट दो तो π² इंटू L इक्वल्स टू 1, तो L इक्वल्स टू g/π² मीटर। So that is the length of the string that we can think. पहले वाले इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ था जो कि हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो निकाल पाए। अब इसका घूमने का एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा बोलता हूं, यहां पर मेरा टेंशन T है और यहां पर मान लो एंगल बनाता है वो थीटा, ठीक है। सो T का दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, लाइक दिस एंड दिस। So T cos theta must be equals to mg, and T sin theta that must be equals to m omega square into small r। और स्मॉल r का वैल्यू अगर मैं देखूं, so that will be nothing but L sin theta। ये मेरा L है और ये मेरा R है, that will be L sin theta। So sin theta gone। So m omega square into g/π², that is equals to T, and that must be less than or equals to 4mg। मैंने L का वैल्यू पुट कर दिया, so mm gone, gg gone, so omega square must be less than or equals to 4π², तो omega must be less than or equals to 2π, तो t must be greater than or equals to 1 second। so इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा बिट का, that will be definitely equals to 1 second। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये जो मेन फंडा है लेंथ निकालना, वो हमें समझ में आना चाहिए। बाकी तो ऐसे हम सर्कुलर मोशन में किए हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड मास m। वो एक गाड़ी पे लगा हुआ है और वो गाड़ी जो है वो इस तरीके से एक्सीलरेशन a से मूव कर रहा है, यानी इफेक्टिवली जो हमारा पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है। G और A के बीच में एंगल जो है दैट अल्फा इज गिवन टू अस। तो सवाल ये है जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, पेंडुलम हमारा इस तरीके से ओरिएंट नहीं होगा। वी हैव टू यूज G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव पाने के लिए ऑब्वियस सी बात है दो हमारे पास चीज है। एक तो हमारे पास वर्टिकली डायरेक्शन में G है और इस डायरेक्शन में हमारे पास -a वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा दैट विल बी 180 माइनस अल्फा। और इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा G इफेक्टिव वेक्टर है, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। दिस इज द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ द पेंडुलम, राइट। यही तो हमारा पेंडुलम का इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन होने वाली है। तो G इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा? √G² + a² + 2GA
cos of 180 degree minus alpha, and that will come out to be equals to under root g square plus a square minus 2ga cos alpha। ये मेरा जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा। तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ga cos alpha। So that is the time period of the pendulum, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है देखो, ये मेरे पास एक रॉड है, वो रॉड मासलेस है। इस मासलेस रॉड का एक एंड पे एक मास लगा हुआ है और ये दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तब ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, यहां पर ओ पे हमारा हिंज किया हुआ है, राइट। तो सवाल यहां पर ये है, द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर गिवन अबाउट ओ, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं ओ के अबाउट देखूं तो एक तो मेरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है यहां पर और दूसरा मेरा यहां पर mg लग रहा है। ठीक है, बाकी ओ पर अननोन फोर्स लग रहा है जो कि सिस्टम का नेट फोर्स बैलेंस कर रहा है, बट वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो अबाउट ओ टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड। अबाउट ओ जो है वो हमारा टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। लेट initial elongation is equals to x naught। जो हमारा इनिशियल इलोंगेशन है वो है x naught इन स्प्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ओ के अबाउट स्प्रिंग जो टॉर्क लगाएगा वो ऐसे लगाएगा और mg जो टॉर्क लगाएगा वो ऐसे लगाएगा। तो ये दोनों काउंटर टॉर्क है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो mga दैट मस्ट बी kx नॉट इनटू p। ठीक है, नाउ सिस्टम इज रोटेटेड about O by small angle theta। सो थीटा एंगल से रोटेट करवाने पे क्या होता है, ध्यान दो। यहां पर इस तरीके से है, यहां पर इस तरीके से है। सो mg तो अभी भी मेरा ये लगेगा इस तरीके से, mg तो अभी भी मेरा इस तरीके से यहां पर लगेगा। जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा उस पर डेफिनेटली एक इंक्रीमेंट आएगा। मैं स्मॉल एंगल से अगर बढ़ाऊंगा तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी बी थीटा। तो जो मेरा नया स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी के एक्स नॉट प्लस बी थीटा। ठीक है, यहां पर ये एंगल थीटा है मेरे पास। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी डेफिनेटली थीटा है, राइट।
सो mg का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। अच्छा, यहां पर अगर एंगल मेरा थीटा बना है तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मेरा थीटा ही है, तो ये तो मेरा mg cos थीटा होगा। एंड थीटा बीइंग वेरी स्मॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज mg। सो जो मेरा नेट टॉर्क होगा दैट विल बी k x नॉट प्लस b थीटा इंटू b माइनस mg इंटू a। mg का टॉर्क में कोई बदलाव नहीं आया है, तो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स बढ़ेगा तो ये टॉर्क तो डेफिनेटली रेस्टोरिंग टॉर्क है। सो k x नॉट b और mg ये तो कट जाएगा, सो दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू k b स्क्वायर इंटू थीटा। दिख नहीं रहा है, k b स्क्वायर इंटू थीटा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो अल्फा विल बी k बाई m इंटू बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू थीटा। सो सिंपली जो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है, 2 पाई a बाई b अंडर रूट m बाई k। सो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहां पर क्या है, मेरे पास एक पॉइंट से एक पेंडुलम जो है वो हमारा लटका हुआ है। पेंडुलम का जो लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू l, और यहां वाले पॉइंट से जो ये नेल है, एक नेल लगा हुआ है, दैट लेंथ इज 3l/4। ठीक है, तो सवाल ये है जो अगर इसका फ्री ऑसिलेशन का टाइम जो है वो मेरा 2 सेकेंड है, सो यहां पर इस नेल के होने पर टोटल ऑसिलेशन कितना होगा। अच्छा ध्यान देना, एक बार जब नेल को हिट करेगा तो ये वाला पार्ट तो फिक्स हो जाएगा, एंड ट्राई टू रियलाइज, तब ये l/4 का हमारा एक पेंडुलम बचेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, हाफ इज फ्री एंड जो बाकी हाफ है, हाफ इज नेल ड्रिवन। आधा जो है वो मेरा फ्री है और बाकी आधा जो है वो मेरा नेल ड्रिवन है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाले का जो मेरा ω1 आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट g/l, और दूसरे वाले का जो मेरा ω2 आएगा g/l/4, दैट विल बी 2 अंडर रूट g/l। सो मेरा जो टोटल टाइम पीरियड होगा दैट विल बी π/ω1 प्लस π/ω2, and that comes out to be यहां पर अगर हम ध्यान दें π/2 इंटू 3 रूट ओवर g/l, तो 3π/2 रूट ओवर g/l। सॉरी, l उल्टा लिख दिया, कुछ तो गड़बड़ किया हूं। ω1 और ω2 आ गया, एक सेकंड, सॉरी, तो आ जाएगा मेरे पास पाई अंडर रूट g/l प्लस π/2 अंडर रूट g/l, and that comes out to be equals to 3π/2 अंडर रूट l/g। ये मेरे पास टोटल टाइम पीरियड आएगा। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन अगर फ्री होता
2 pi under root L by G is equals to 2 second. So this is cut. So T जो आएगा that will be 3 by 2 into 1. So that will be 3 by 2 second. So that will be the time period of this obstructed simple pendulum. Right? Okay दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक हॉराइजेंटल रॉड है AB ऑफ लेंथ R। यहां पर एक पॉइंट पर हमारा एक स्प्रिंग जो है वो कनेक्टेड है, स्प्रिंग का लेंथ है B, और यहां पर एक स्मॉल मास रखा हुआ है ऑफ मास M। ठीक है, सिस्टम इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम पे है एज शोन। एंड नाउ ये वाला N को मैंने छोटा सा डिस्टेंस D से नीचे लाता हूं और रिलीज कर देता हूं। तो सवाल ये है जो इस ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा और D का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, जो कि ये स्मॉल m जो है वो हमारा हमेशा कांटेक्ट पे रहे। अच्छा, इसको एनालिसिस करने के पहले ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा स्प्रिंग का इनिशियल इलोंगेशन है वो x0 मान लेता हूं। नाउ अगर मैं रॉड प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम मान के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, क्योंकि नॉर्मल ना दिखाना पड़े, मैं सीधा स्मॉल mg दिखा पाऊं, तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट ऊपर है kx0, डाउनवर्ड जो है वो है मेरा mg, और यहां पर डाउनवर्ड जो है दैट इज स्मॉल mg। ठीक है, इनिशियल एनालिसिस के लिए मैं ये कर रहा हूं। सो mg इंटू r बाई 2 प्लस स्मॉल mg इंटू r दैट इज इक्वल्स टू kx0 इंटू b। ये इनिशियल टॉर्क इक्वेशन जो है उसको मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब मान लो रॉड जो है, अच्छा भाई साहब ये हमारा सफिशिएंटली रफ है, जो कि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो जाएगा, वो चीज एज्यूम रही है। बेसिकली चिपका हुआ है, बेसिकली हमारा चिपका टाइप हुआ है, ये उस तरीके से कोई कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। ठीक है, सो मान लो यहां से मैंने एक छोटा सा एंगल पे मोड़ दिया बाय एन अमाउंट ऑफ थीटा। सो यहां पर जो मेरा स्प्रिंग होगा उसका इलोंगेशन हो जाएगा x0 प्लस बी थीटा। ठीक है, अच्छा ब्लॉक हमारे पास इस तरीके से टेढ़ा है, तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो यहां पर नॉर्मल n इस तरीके से लगेगा। राइट, एंड इसके अलावा इसके ऊपर mg जो है वो तो मेरा डाउनवर्ड इस तरीके से लग रहा है। और मान लो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है दैट इज माय अल्फा। ठीक है, रॉड का मैं अलग से बना लिया हूं। तो इसके ऊपर जो नेट टॉर्क लगेगा टाउ, दैट विल बी k x0 प्लस बी थीटा इंटू बी माइनस प्रैक्टिकली mg इंटू r बाई 2। ठीक है, माइनस n इंटू r, एंड दैट इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। और ब्लॉक के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, ऊपर n, डाउनवर्ड mg। सो ये एक्सीलरेट मान लो इस तरीके से कर रहा है, तो प्रैक्टिकली लिख सकता हूं n माइनस mg। mg कॉस थीटा लिखना चाहिए, भाड़ में जाए। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n m इंटू a। एंड इसके अलावा एक और एक रिलेशन में लिख सकता हूं, अल्फा इंटू r मस्ट बी इक्वल्स टू a। मैं यहां पर छोटा सा एंगल्स का वेरिएशन है उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, mg cos थीटा को mg लिख दिया हूं मैं, एक्चुअल में थोड़ा गलत है लेकिन भाड़ में जाए चलता है। राइट, सो ध्यान दो,
तो मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज के एक्स नॉट प्लस बी थीटा बी माइनस एम जी आर बाई टू माइनस एन आर आई ए बाई आर, अल्फा को लिख दिया वो, और एन माइनस एम जी दैट इज इक्वल्स टू एम ए। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसको इंटू आर कर दो और ऐड करो। सो के एक्स नॉट बी प्लस के बी स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर बाई टू माइनस एम जी आर, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अच्छा, आई कितना हो जाएगा? इट्स अ रॉड, एम आर स्क्वायर बाई 3r प्लस एम आर इंटू ए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, इनिशियल कंडीशन से मैं ये वाला चीज काट सकता हूं, इनिशियल कंडीशन से मैं ये वाला चीज काट सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा के बी स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू एम प्लस 3m बाई 3 आर इंटू ए। ठीक है, ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, ए को मैं लिख सकता हूं सिंपली अल्फा आर, तो दिस इज आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सो ओमेगा स्क्वायर जो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3k बी स्क्वायर बाई m प्लस 3m इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड सिंपली वी हैव टू टेक दिस रूट, तो t मेरे पास जो आ जाएगा 2 पाई r बाई बी अंडर रूट कैपिटल M प्लस 3m by 3k. That is the time period that we are looking for. ठीक है, right? So first part is done. Now second part. अच्छा, ध्यान दो, to remain in contact, कांटेक्ट में रहने के लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, n जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, और वो मेरा अपवर्ड मोशन के दौरान होगा, तो वहां पे mg माइनस n होगा। तो इफ n इज जस्ट 0, तो वो वाला पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन होगा दैट मस्ट बी g। एंड पॉइंट ऑफ द रॉड का जो हमारा एक्सीलरेशन होना पड़ेगा वो डाउनवर्ड g होना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे इस वाली क्वेश्चन में पुट मत कर देना, लोअर मोशन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऊपर से जब नीचे आएगा तब प्रॉब्लम है। ऊपर वाले पॉइंट का जो हमारा एक्सीलरेशन है वो g से ज्यादा हो नहीं जाना चाहिए, वरना कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है वो हमारा g होना पड़ेगा। So, omega square into d. D is the amplitude, right? So, 3kb square by d, 3mr square. So, d in the limiting case will be capital M plus 3m r square g by 3kb square
ठीक है, एंड डी डेफिनेटली से कम होना पड़ेगा या फिर इक्वल. सो दिस इज द कंडीशन फॉर कॉन्टैक्ट टू रिमेन. सो कॉन्टैक्ट अगर रहना है तो डी का वैल्यू ये या फिर इससे छोटा तो होना ही पड़ेगा. ओके